किसान भाइयों नमस्कार। कृषि समाचारों में आपका स्वागत है। देश के सबसे बड़े गन्ना उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश में अगले पेराई सत्र की तैयारियों का पहला चरण गन्ना क्षेत्र बैठकों के साथ संपन्न हो गया है। अब प्रदेश की इस सबसे बड़ी नकदी फसल से जुड़े किसानों, गन्ना समितियों के प्रतिनिधियों और चीनी मिलों की निगाह अगले पेराई सत्र के लिए गन्ने के राज्य परामर्शी मूल्य के निर्धारण पर लग गई है। प्रदेश सरकार आगामी पेराई सत्र के लिए गन्ना मूल्य तय करने में किसान और चीनी उद्योग दोनों के मौजूदा हालात के मद्देनजर ही निर्णय लेगी। इसके लिए प्रदेश सरकार ने एक कमेटी भी गठित की है। कोशिश इस बात की भी है कि नवंबर के पहले पखवाड़े से प्रदेश में पेराई शुरू करवा दी जाए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित कृषि विज्ञान संस्थान में जल्द ही किसान प्रशिक्षण केंद्र व किसान हॉस्टल खोला जाएगा। ये बात केंद्रीय कृषि मंत्री ने एक कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि किसानों को खेतों में कितना रासायनिक उर्वरक डाला जाना चाहिए, इसका ज्ञान भी अब तक नहीं हो पाया है। इसके लिए केंद्र सरकार ने सॉइल हेल्थ कार्ड जारी किया है। साथ ही उन्नत किस्म के बीजों को लैब से लैंड में भेजा जा रहा है। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार सबसे पहले किसानों को जोड़ रही है। इसके लिए नई दिल्ली में देश की पहली किसान मंडी का उद्घाटन हो चुका है। अब किसान अपने उत्पादों को सीधे मंडी में बेच सकेंगे। इसके अलावा कृषि विज्ञान की पढ़ाई कर रहे छात्रों को डिग्री मिलने के बाद उनमें कौशल विकास के लिए कई प्रोग्राम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही गांव से युवाओं का पलायन रोकने के लिए भी कई परियोजनाएं शुरू की गई हैं। उत्तर प्रदेश व नीदरलैंड के मध्य कृषि, डेयरी व खाद्य प्रसंस्करण आदि में सहयोग की संभावना है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के नोएडा तथा मेरठ में एक एक डेयरी के आधुनिकीकरण के लिए कृषि अधिकारियों से संयंत्रों का अध्ययन कर प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा गया है, जिससे डेयरी से उच्च मूल्य तथा उन्नत प्रकार के उत्पादों का उत्पादन हो सके। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री ने फलों और सब्जियों को नष्ट होने से बचाने के लिए बड़े पैमाने पर खाद्य प्रसंस्करण की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा है कि आने वाले समय में 17 मेगा फूड पार्क तथा 20 कोल्ड चेन स्थापित किए जाएंगे। एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि कुल फल और सब्जी उत्पादन का 6 से 18% हिस्सा नष्ट हो जाता है, जिसका मूल्य लगभग 44,000 करोड़ रुपए है। देश में जितना फल और सब्जी उत्पादित होता है उसके मात्र 2% हिस्से को प्रसंस्करित किया जाता है, जबकि अन्य देशों में ये मात्रा काफी अधिक है। किसान भाइयों, फसल मौसम सतर्कता समूह के कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार इस हफ्ते की कृषि संबंधी सलाह। किसान भाइयों, इस मौसम में गर्म वातावरण व आर्द्रता के कारण फसलों में कीटों की संभावना बढ़ गई है। ऐसे में किसान भाई फसलों की निगरानी करते रहें। कीट व रोग के नियंत्रण के पर्यावरण हितैषी उपायों में प्रकाश प्रपंच, बर्ड पर्चर, फेरोमोन ट्रैप, ट्राइकोडर्मा व ट्राइकोगामा का प्रयोग करें। कीट एवं रोग नियंत्रण के लिए कीटनाशी रसायनों का प्रयोग अंतिम उपाय के रूप में करें। धान की फसल में 1 से 2 गंधी कीट प्रतिपुंज दिखाई देने पर नियंत्रण के लिए मिथाइल पैराथियान या फेनबेलरेट की 20 से 25 किलो मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से बुरकाव करें। धान में दीमक एवं जड़ की सूंडी के नियंत्रण के लिए क्लोरपायरिफास का छिड़काव करें। धान में भूरा धब्बा एवं झोंका रोग की रोकथाम के लिए एडिफेनफास की 500 मिलीलीटर, मैंकोजेब की 2 किलो या जिनेप की 2 किलो मात्रा 500 से 750 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। हरा, भूरा एवं सफेद पीठ वाले फुदका कीट के नियंत्रण के लिए इमडाक्लोप्रिड या मोनोक्रोटोफास या डाइक्लोरवास का छिड़काव पानी में घोलकर करें। उड़द व मूंग में पीले सुनहरे चकत्ते या चित्रवर्ण यानी पीला मोजैक के लक्षण दिखाई देते ही रोग ग्रसित पीले पौधों को खेत से निकालकर नष्ट कर दें। इसके साथ ही रोग फैलाने वाली सफेद मक्खी के नियंत्रण के लिए डाइमिथोएट 1 लीटर या मिथाइल ओ डिमोटोन का छिड़काव करें। मूंगफली में खूंटियां यानी पेगिंग बनते समय निराई गुड़ाई ना करें। मूंगफली में टिक्का रोग लगने का समय है, अतः सतर्क रहें। प्रकोप होने पर मैंकोजेब, जिनेब या जीरम का छिड़काव करें। दलहनी फसलों के बीज शोधित एवं उपचारित न होने की स्थिति में बीज शोधन के उपरांत राइजोबियम कल्चर तथा पीएसबी से उपचारित करने के बाद ही बुआई करें। 100 किलोग्राम डीएपी के साथ 20 किलोग्राम गंधक प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के समय प्रयोग करें। जिन किसान भाइयों का खेत खाली हो और उसमें पर्याप्त नमी भी हो, उसे शीघ्र तैयार कर शरदकालीन गन्ने की बुआई करें। खेत की तैयारी करते समय उपलब्ध हो तो उसमें जैविक खाद, कंपोस्ट, गोबर की खाद या प्रेस मेड खाद का प्रयोग अवश्य करें। संकर टमाटर की खेती हेतु पौध की रोपाई करें। गाजर की क्षेत्रीय संस्तुत प्रजातियों की बुआई करें।
किसान भाइयों, कृषि समाचारों के बाद आइए अब जानकारी लेते हैं औसत मंडी भावों की। धान शाहजहांपुर मंडी में 1105 रुपए प्रति क्विंटल, बहराइच में 1330 रुपए, शाहाबाद में 1370 रुपए और फैजाबाद में 1290 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। चावल की बात करें तो चावल शाहजहांपुर मंडी में 2200 रुपए प्रति क्विंटल, बहराइच में 2010 रुपए, शाहाबाद में 2200 रुपए और फैजाबाद में 2030 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। गेहूं शाहजहांपुर मंडी में 1460 रुपए प्रति क्विंटल, बहराइच में 1400 रुपए, शाहाबाद में 1430 रुपए और फैजाबाद में 1420 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। चने की बात करें तो चना शाहजहांपुर मंडी में 3200 रुपए प्रति क्विंटल, बहराइच में 3620 रुपए, शाहाबाद में 3490 रुपए और फैजाबाद में 3680 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। गुड़ शाहजहांपुर मंडी में 3185 रुपए प्रति क्विंटल, बहराइच में 3360 रुपए, शाहाबाद में 3420 रुपए और फैजाबाद में 3480 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। सरसों का भाव शाहजहांपुर मंडी में 3225 रुपए प्रति क्विंटल, बहराइच में 3200 रुपए, शाहाबाद में 3300 रुपए और फैजाबाद में 3020 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से रहा। सब्जियों में आलू शाहजहांपुर मंडी में 1850 रुपए प्रति क्विंटल, बहराइच में 1800 रुपए, शाहाबाद में 1850 रुपए और फैजाबाद में 2200 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। टमाटर शाहजहांपुर मंडी में 1825 रुपए प्रति क्विंटल, बहराइच में 2125 रुपए, शाहाबाद में 2600 रुपए और फैजाबाद में 2250 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। प्याज शाहजहांपुर मंडी में 1505 रुपए प्रति क्विंटल, बहराइच में 1620 रुपए, शाहाबाद में 1600 रुपए और फैजाबाद में 1630 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। बैगन शाहजहांपुर मंडी में 950 रुपए प्रति क्विंटल, बहराइच में 690 रुपए, शाहाबाद में 700 रुपए और फैजाबाद में 620 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से रहा। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और मंडी भाव। अगले अंक में हम फिर आपके लिए लेकर आएंगे कृषि जगत से जुड़ी नई नई जानकारियां। और बताओ बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ शामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा, आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो। जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप
और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद, जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में, बागबानी मिशन में, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। नमस्कार, कृषि समाचारों के बाद कृषि दर्शन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। भाइयों, हम लोग दिन रात कठिन परिश्रम इसीलिए करते हैं ताकि हमें अच्छी आमदनी प्राप्त हो, लेकिन ये तभी संभव है जब हम खेती के साथ साथ कोई भी सहायक कार्य जैसे बागवानी, फल, सब्जी जैसे काम भी करें। इन्हीं में से एक है मत्स्य पालन, जिसको करने पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी भी प्राप्त हो सकती है। इसलिए आज हम आपके लिए जो विषय लेकर आए हैं वो विषय है व्यावसायिक रूप से मछली पालन, और इस विषय पे जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज फैजाबाद के डॉक्टर AP राव जी। तो डॉक्टर साहब, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। डॉक्टर साहब, जो लोग व्यावसायिक रूप से मछली पालन का कार्य कर रहे हैं उन्हें इस वक्त क्या करना चाहिए? देखिए, वैसे तो कहा जाता है कि बरसात मछलियों का मौसम है और इसी मौसम में मछलियां खूब बढ़ती हैं, फूलती हैं, आगे बढ़ती हैं। तो इसी समय अंडे बच्चे भी मछलियां देती हैं। तो इस समय तालाबों में, पोखरों में, जहां भी हैं मछलियों के बच्चे उपलब्ध हैं। वैसे तो जो व्यावसायिक रूप से मछली पालन के लिए हम बात करते हैं, वैज्ञानिक विधि से करते हैं, जो बीज उत्पादन केंद्र हैं सरकार के, कृषि विश्वविद्यालयों के, वहीं से मछली प्राप्त करें। और जो लोग मछली पालन शुरू किए होंगे उन्होंने, मुझे आशा है कि अभी तक अपने तालाबों को तैयार करके मछलियों के बच्चों को डाल दिए होंगे। लेकिन अभी भी समय है, मछलियों के बच्चे उपलब्ध हैं बीज उत्पादन केंद्र पर। तो अभी जो हमारे मत्स्य पालक जो लेट लतीफ हैं, जो नहीं डाल पाए हैं, उनके लिए अभी भी समय है, वो अपने तालाबों में मछलियों के बच्चों को डालें। तो मतलब अभी भी मौका है, वो डाल सकते हैं। जी, अभी भी समय है, डालें। एक बार मैं उन्हें पुनः याद दिला दूं कि वैसे तो हमारे देश में बहुत सारी मछलियां हैं, लेकिन जो व्यावसायिक रूप से आपने जो पूछा, उसकी 3 भारतीय प्रजातियां हैं, जिसको हम बोलते हैं कतला, रोहू और नैन। इसके अलावा 3 और विदेशी मछलियां हैं जो तेज बढ़ती हैं, जो खाने में भी टेस्टी होती हैं, बाजार भाव भी अच्छा होता है। वो विदेशी मछलियों को हम बोलते हैं सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प और कॉमन कार्प। तो इन सभी मछलियों के बच्चे इस समय उपलब्ध हैं, और जो अभी भी नहीं डाल पाए हैं उन्हें लेकर अपने तालाबों में डालकर पालन शुरू करें। डॉक्टर साहब, आपने बताया 3 तरह की मछलियां होती हैं जिन्हें कि आप जो है अपने तालाब में उन बच्चों को डाल सकते हैं। तो ये बताइए कितने अनुपात में कौन कौन सी डालेंगे? जी, ये आपने बहुत सही प्रश्न पूछा। वैसे 1 हेक्टेयर, जिसे हम 2.5 एकड़ कहते हैं, 1 हेक्टेयर में अंगुलिकाएं, वैसे तो मछलियों की के जो बाजार में जो उपलब्धता है बच्चों के, वो अलग अलग साइज होता है, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। लेकिन यदि छोटे बच्चे डालते हैं, प्रायः बाजार में छोटे बच्चे जो 1 सेंटीमीटर तक के बच्चे उपलब्ध होते हैं, और यदि उनको डालते हैं तो उनके मरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उनको कीड़े भी खाते हैं, कछुए भी खाते हैं, कुछ बड़ी मछलियां भी खा लेती हैं, और ज़्यादा धूप होने पर, बारिश होने पर, तापमान में परिवर्तित यदि होता है तापमान, तो उसमें मरने के चांसेस होते हैं। तो हम सदैव वैज्ञानिक विधि से जो हम बात करते हैं पालने के लिए, उसमें अंगुलिका, मतलब अंगुली के आकार के बच्चे हैं, उन्हीं को हम डालने की बात करते हैं। तो जो भी मत्स्य पालक हों वो अंगुली के आकार के बच्चे, 3 से 4 इंच के बच्चे अपने तालाबों में डालें। जी। तो डॉक्टर साहब, मछली के बच्चों को तालाब में डालने के बाद हमारी मछलियां जो है वो सुरक्षित रहें, सही रहें, इसके लिए उनका जो भोजन देना चाहिए वो किस तरह का देना चाहिए? वैसे तो मछलियों का प्राकृतिक भोजन जो झील में है, जो बड़े तालाबों में है, जलाशय में है या नदियों में है, वो छोटे छोटे जल में कीड़े होते हैं जिनको हम प्लवक बोलते हैं, वैज्ञानिक विधि में प्लवक बोलते हैं। उन प्लवकों को मछलियां छान कर खाती हैं। लेकिन यदि हम रुके पानी में, किसी तालाब में या झील में मछलियों को हम जब पाल देते हैं, तो प्लवकों की संख्या इतनी नहीं होती
इतनी मात्रा नहीं होती जिससे मछलियां उनको खाकर और बढ़ोतरी करें। इसके लिए हमें प्लवक पैदा करना पड़ता है। अच्छा। तो उसके लिए हम उर्वरक, हमने तालाब तैयारी से पूर्व बताया था कि उसमें गोबर की खाद और रासायनिक खाद में यूरिया और सुपर फास्फेट डालें, हमने पहले बताया था। लेकिन अभी भी समय है, जो लोग नहीं डाले हैं अपने तालाबों में, वो 1 हेक्टेयर तालाब में लगभग 2.5 टन, मतलब कि 2 ट्राली के करीब करीब ताजा गोबर डालें, 25 किलो यूरिया डालें और 50 किलो सुपर फास्फेट डालें। इनके डालने के 6 से 7 दिन बाद वो प्लवक पैदा होंगे और मछलियां उससे खाकर बढ़ेंगी। लेकिन ये भी आपने जो प्रश्न पूछा, ये भी प्लवक उतने भरपूर मात्रा और संख्या में नहीं होते हैं। इसके लिए हमें बाहर से उनको पूरक आहार देना पड़ता है। पूरक मतलब कुछ इन प्लवकों से अपना भोजन ले लेते हैं और बाद में जो कम पड़ता है वो। तो वैसे तो प्रदेश में बहुत तरह का खाना बाजार में उपलब्ध है, लेकिन वो महंगा भी है। लेकिन जो मत्स्य पालक जो मछली पाल रहे हैं वो चाहें तो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। बहुत आसान तरीका है वो। यदि 1 क्विंटल, 100 किलो यदि हम भोजन की बात करें, बनाने की बात करें, तो 50 किलो, लगभग 49 किलो वो राइस पॉलिश, जिसको चावल का कना कहते हैं, अपने यहाँ उपलब्ध है प्रदेश में हर जिले में। और सरसों की खली वो भी अपने यहाँ उपलब्ध है, वो भी 49 किलो ले लें, आधा आधा मिला लें। और 1 किलो नमक, और बाजार में मिनरल मिक्सचर मिलता है कई कंपनियों के, पशुओं को भी हम खिलाते हैं, उनको भी मिलाकर और एक साथ इनको मिलाकर 100 किलो खाना बनाकर रख लें और इसे वो दें। इसमें बहुत अच्छा, जो उनके लिए प्रोटीन की जितनी आवश्यकता होती है वो इसमें भरपूर है। वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, तो प्रचुर मात्रा में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीजें मिल सकती हैं, उपलब्ध है। और जो आप सस्ता भी खाना पड़ेगा बाजार से और शुद्ध भी होगा, तो इसको मत्स्य पालक स्वयं बनाकर मछलियों को खिला सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने जैसे खाद और उर्वरक की बात की जी, तो ये बताइए कि हमारे किसान भाइयों को ये भी बताइए कि इससे और क्या फायदा हो सकता है खाद और उर्वरक डालने से? हाँ, खाद और उर्वरक डालने से हमने आपको बताया कि जब ये हम ताजा गोबर डालते हैं, इसमें खाद नहीं डालते, ताजा गोबर डालते हैं, वो ताजा गोबर पानी और मिट्टी से क्रिया करके, और जो हम रासायनिक खाद डालते हैं उससे क्रिया करके यही प्लवक बनते हैं, उनको खाते हैं। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जैसे आपने खाने के बारे में तो पूछा, अब कितना खाना खिलाएं, कब कब खिलाएं, ये बहुत प्रश्न पूछते हैं किसान। बिल्कुल। देखिए, ये जो मछलियां होती हैं, जो हमने आपको 4 मछलियां देसी और 3 विदेशी बताई, वो दिन में खाना खाती हैं, सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के पहले। तो जो भी खाना डालें हमारे मत्स्य पालक अपने तालाबों में, उस सूर्योदय के बाद डालें। या शाम को भी डालें, वो बहुत अच्छा होता है। दोनों टाइम, जैसे हम लोग 2-3 बार खाते हैं, यदि मछलियों को भी हम 2-3 बार खिलाएं तो बहुत अच्छा होता है। तो सूर्योदय से 1 घंटा पहले और सूर्योदय के 1 घंटा बाद और सूर्यास्त के 1 घंटा पहले यदि वो तालाबों में डालते हैं तो वो खाना अच्छा होता है, बढ़िया होता है। टाइम पे हाँ, कभी भी डालें, लेकिन वो समय फिक्स कर दें। ये नहीं कि आज डाल रहे हैं सुबह तो कल दोपहर में, वो समय फिक्स कर दें। और जब मछलियों के बच्चे छोटे होते हैं, अंगुली के आकार के होते हैं, तो हमने आपको जो खाना बनाया उसको बारीक पीस लें और तालाबों के पानी के ऊपर छिड़कें। फिर धीरे धीरे अंगुली का यदि डाला है तो 100 ग्राम 150 ग्राम के 1-1.5 महीने में हो जाते हैं। तो वैसे जो हम खाना छिड़क के डालते हैं वो 40% ही मछलियां उसको लेती हैं, बाकी शेष 60% जो खाना होता है वो धीरे धीरे पानी में बैठकर मिट्टी में चला जाता है, उसको मछलियां नहीं ले पाती। फिर उनको प्रॉपर उनका यूज हो, खाने का सही इस्तेमाल हो, इसके लिए हम उनको आटे जैसा सान लेते हैं। जो आपने पूरक आहार बनाया है उसको हम आटे जैसा सान लेते हैं, सान कर गोला बना लेते हैं और तालाबों में हम छिछला बर्तन, मिट्टी का मिल जाए, लोहे का मिलता, कड़ाही जैसा छिछला, उसमें उन गोलों को डालकर और निश्चित स्थान पर, ये नहीं कि स्थान भी नहीं बदलते हैं कि आज पूरब में डाला तो कल पश्चिम में डाला, निश्चित स्थान पर इस भोजन को, उस ट्रे जो आपने बनाया है उसमें डालें। मछलियां धीरे धीरे 6 से 7 दिन में ट्रेंड हो जाती हैं और जब भी उनको भूख लगता है उसी स्थान पर उसी समय पर आती हैं और वहां से भोजन लेती हैं। डॉक्टर साहब, आपने हमारे भाइयों बहनों को इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खेती की जानकारी के बाद प्रस्तुत है मौसम समाचार। पिछले दिनों प्रदेश का अधिकतम तापमान 33 से 36 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया।
प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम साफ रहा, कुछ जगह आसमान पर हल्के बादल छाए रहे। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद के सभा कक्ष में फसल मौसम सतर्कता समूह की बैठक संपन्न हुई। बैठक में मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने पूर्वानुमान व्यक्त करते हुए बताया कि 30 सितंबर तक प्रदेश के सभी अंचलों में हल्के से मध्यम बादल छाए रहेंगे। पूर्वांचल को छोड़कर शेष अंचलों में वर्षा की कोई संभावना नहीं है। पूर्वांचल के हिमालय तटीय क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी के आसार हैं। मानसून का अपनी सामान्य तिथि 30 सितंबर से 1 अक्टूबर 2014 तक प्रदेश से वापस होने की संभावना है। इस बीच प्रदेश के सभी अंचलों में 4 से 8 किलोमीटर की गति से दक्षिणी पश्चिमी हवाएं चलने की संभावना है। प्रदेश के सभी क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 33 से 36 डिग्री सेल्सियस सामान्य से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक तथा न्यूनतम तापमान 23 से 26 डिग्री सेल्सियस सामान्य से 1 से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक रहने की संभावना है। किसान भाइयों, धान में फूल खिलने व दुग्धावस्था में खेत में नमी हर हालत में बनाए रखें। ऊंचाई वाली भूमि में तोरिया, राई, सरसों व आलू की बुआई प्राथमिकता के आधार पर करें। सूखा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जहां खरीफ फसलें नष्ट हो गई हैं, वहां इसकी भरपाई के लिए अगेती रबी फसलों का चयन करें। गर्म वातावरण एवं आर्द्रता के कारण कीटों के प्रकोप की संभावना रहेगी। ऐसे में फसल की नियमित रूप से निगरानी करते रहें। जिन क्षेत्रों में पर्याप्त वर्षा नहीं हुई है, वहां के सब्जी उत्पादक किसान भाइयों को सलाह है कि वे अल्प अवधि एवं कम पानी में भी अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए पालक, मूली, गाजर, शलजम, चुकंदर, मेथी व धनिया की खेती करें। इस समय मूंगफली की फसल में टिक्का रोग लग सकता है, इसलिए किसान भाई पहले से ही सतर्क रहें। आलू की अगेती किस्मों कुफरी बहार, कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी पुखराज, कुफरी अशोका की बुआई संपन्न करें। आलू बीज को शीतगृह से बाहर निकालकर 1 सप्ताह के लिए छाया में रख दें। शीतगृह में भंडारित बीज में यदि अंकुर निकल आए हों तो उसे छांटकर अलग कर दें। भंडारण से पूर्व यदि बीज उपचारित न किया गया हो तो छांटने के तुरंत बाद आलू के कंदों को बोरिक एसिड के 3% घोल से 30 मिनट तक उपचारित करके छायादार स्थान पर सुखा लें। अंकुरित आलू के बीज को उपचारित न करें। जिन मत्स्य पालक भाइयों ने तालाबों में अभी तक मत्स्य बीज संचय नहीं किया हो, वे 30 सितंबर तक अवश्य संचित कर लें, अन्यथा बीज समाप्त हो जाएगा। तो किसान भाइयों, ये थे मौसम समाचार। कुछ और नई जानकारियों के साथ मंगलवार को फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।